Welcome everyone. My name is Sayuktanjali Barwa. Today we are going to study about selection rule and intensity of spectral line. So now we will start our topic selection rule. Its definition. Selection rule in spectroscopy is a set of quantum mechanical principles that dictates which transition between energy level are allowed or forbidden. मतलब कि सिलेक्शन रूल हम लोगों को बताता है कि किसी भी एनर्जी लेवल में कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा या फिर फॉरबिडन होगा। हम लोग अलाउड या फॉरबिडन किसको कहते हैं? दोज ट्रांजिशन विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एंड इंटेंस लाइन इन स्पेक्ट्रम आर नोन एज अलाउड ट्रांजिशन। मतलब कि ऐसा ट्रांजिशन जिसमें कि ट्रांजिशन होने का हाई प्रोबेबिलिटी हो और उसका स्पेक्ट्रल लाइन जो रहेगा वो इंटेंस बनेगा, उसको अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे। और फॉरबिडन ट्रांजिशन दोज ट्रांजिशन विच हैव लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग और हैव लो लाइन इन स्पेक्ट्रम। मतलब कि ऐसा ट्रांजिशन जिसका होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा और जो स्पेक्ट्रम में उसका लाइन बनेगा वो बहुत ही लो बनेगा। टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। फर्स्ट है एनर्जी लेवल सिलेक्शन रूल। चेंज इन एनर्जी लेवल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। इन दिस ट्रांजिशन आर पॉसिबल इन एनी एनर्जी लेवल। इसमें ट्रांजिशन किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकता है। del n is equal to +-1 +-2 +-3। मतलब कि इसमें किसी भी एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन 1 से 3 में हुआ, मतलब कि फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसमें n का वैल्यू हो जाएगा +2। और सेकेंड एग्जांपल है थर्ड से फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा तो उसमें del n का वैल्यू हो जाएगा -2। यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ देखेंगे एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बीच में। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट से सेकेंड में हो रहा है, फर्स्ट से थर्ड में हो रहा है, फर्स्ट से फोर्थ में हो रहा है। मतलब कि इसमें ये किसी भी एनर्जी लेवल में चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक एनर्जी लेवल में वो बढ़ते जा रहा है, ये एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल में एक साथ एक्साइट होके जा सकता है। और यहाँ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि 2 से 1 में आ रहा है। लपर्ते सिलेक्शन रूल। इट इज़ रिलेटेड टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। The transition that occur between state of opposite parity, that is zeroth to unzeroth या फिर unzeroth to zeroth are allowed। मतलब कि ऐसा ट्रांजिशन जो कि अपोजिट पेरिटी में होगा उसको हम लोग अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे। इट मीन्स दैट S to P ट्रांजिशन और P to S, P to D ट्रांजिशन और D to P and D to F ट्रांजिशन और F to D transition are allowed। Transition that occur between state of same parity, that is zeroth to zeroth और unzeroth to unzeroth are forbidden। मतलब कि ऐसा ट्रांजिशन जो कि सेम पेरिटी में होगा, मतलब कि जीरोथ से जीरोथ में होगा या फिर अनजीरोथ से अनजीरोथ में होगा, उसको हम लोग फॉरबिडन ट्रांजिशन कहेंगे। लेपर्टे सिलेक्शन रूल के लिए ये रूल होता है कि del L इक्वल टू +-1 होगा तो अलाउड होगा और del L इक्वल टू +-1 del L इज नॉट इक्वल टू +-1 फॉरबिडन। यहाँ पे 0 की जगह 1 होगा और ये नॉट इक्वल टू, मतलब कि अगर del L का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू +-1 तो वो हो जाएगा फॉरबिडन। तो
हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो एजीमुथल नंबर का वैल्यू है ये 1 2 3 4, और अगर एजीमुथल नंबर 0 है तो वो ऑर्बिटल s कहलाता है और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भराता है। अगर वो एजीमुथल नंबर 1 हुआ तो p ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भराता है, ऐसे ही आगे होगा, ठीक। अगर ट्रांजिशन s से p में हुआ तो हम लोग उसको अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे। कैसे? क्योंकि s का एजीमुथल नंबर क्या होता है? 0, तो हम लोग यहाँ 0 लिखे तो s से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? p में हो रहा है, ठीक है। तो ये p का एजीमुथल नंबर है ये 1, तो 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल तो 0 है और फाइनल 1 है, ठीक। तो हम लोग 1 माइनस 0 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? +1। तो यही हम लोग लिखे हैं डेल इक्वल टू +1। तो यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं? अलाउड के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? डेल एल इक्वल टू ये डेल एल इक्वल टू ±1, तो यहाँ हम लोग का +1 आ गया, इसलिए ये अलाउड है। और दूसरा है P से D अगर ट्रांजिशन होगा तो वो अलाउड होगा। कैसे? ये भी बिल्कुल इसी की तरह। अगर P का वैल्यू क्या एजीमुथल नंबर में क्या होता है? P का वैल्यू 1, ये 1, फिर 1 से उसका ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? D में हो रहा है, D का ये हो गया 2, तो 2, तो अब हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू ये हो जाता है +1। तो इसका डेल एल का वैल्यू आ गया है +1। यही इसका ऊपर में हम लोग कंडीशन देखे हैं यहाँ कि अगर डेल एल का वैल्यू +-1 हुआ तो वह अलाउड ट्रांजिशन हुआ। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर P से D हो रहा है ट्रांजिशन, ये रहा P से D हो रहा है, तो उसका डेल एल का वैल्यू आ गया है +1, ठीक। फिर अगर ट्रांजिशन S से D में हो रहा है, ठीक, अगर S से D में ट्रांजिशन हो रहा है, S का वैल्यू क्या होता है एजीमुथल नंबर में? यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऊपर में S का वैल्यू होता है 0, तो S से कहाँ जा रहा है? यहाँ पे S से D में जा रहा है, तो D का है वैल्यू 2, S से 2 हुआ, ठीक। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 2 - 0, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जा रहा है? 2। तो हम लोगों का क्या 2 आ जा रहा है, जो कि हम लोगों का 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि डेल एल इज़ नॉट इक्वल टू +-1, तो वो हो जाएगा फॉरबिडन। तो यहाँ पे हम लोगों का +-1 नहीं आया है, इसीलिए ये फॉरबिडन कहलाएगा। ये रहा ये फॉरबिडन। फिर तीसरा में है हम लोगों का स्पिन सिलेक्शन रूल। तो ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी आर अलाउड। अगर ट्रांजिशन सेम मल्टीप्लिसिटी में होगा तो वो अलाउड कहलाएगा, जो कि डेल एस का वैल्यू, अगर डेल एस का वैल्यू 0 आएगा तो वो अलाउड कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंज देन इट इज़ अलाउड, ठीक है। अगर वो नहीं चेंज होगा तो वो अलाउड कहलाएगा। और ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी आर स्पिन फॉरबिडन। अगर वो उसका डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी हुआ तो फिर वो फॉरबिडन कहलाएगा। इसमें डेल एस का वैल्यू क्या होता है? डेल एस इज नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल हम लोग नीचे में देखेंगे। एक कॉम्प्लेक्स लिए है NiH2O 6 2+। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे निकेल का, तो 3D8 4s2 आएगा। निकेल का, यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो फिर फिर हम लोग Ni2+ का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3D8। तो फिर हम लोग इसको अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये बनाए हम लोग 3D का, तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरा गया है यहाँ पे। इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भरे
तो फिर यहाँ पे हम लोग जो H2 है वो हम लोगों का वीक लिगेंड है, इसीलिए इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तीनों में, फिर वो ऊपर भराएगा, फिर उसके बाद नीचे में कंप्लीट होगा। ठीक, तो फिर इसमें हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो गया। ठीक, तो अब हम लोगों को देखना है इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग इसका देखेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का निकालने के लिए होता है n+1। तो इसके लिए पहले करेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना ठो है, यहाँ पे 2 ठो है, तो यहाँ 2 + 1 = हो गया 3। और इसमें तो करेंगे, इसका भी हम लोग निकालेंगे s = n+1। तो इसमें कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 और ये 2 ही तो है, तो 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 3। तो इसमें और यहाँ मतलब कि हम लोगों को जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं दिए थे इस वाले में, तब भी हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 3 आ रहा है, और जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालें तो उसमें भी हम लोग का वैल्यू 3 आ रहा है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर हम लोगों का वैल्यू चेंज नहीं आता है तो हम लोग उसको अलाउड कहते हैं। इसी में हम लोग आगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, MnH2O6 2+। इसमें भी वही H2O वीक लिगेंड है। फिर Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे हम लोग। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 3d5 4s2 आएगा, और यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो Mn2+ का हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो आ जाता है 3d5। ठीक, तो अब हम लोग वही नीचे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन भरे 3d5 में। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 हुआ, तो अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डलाएगा। फिर वैसे ही ये वीक लिगेंड है, कौन, H2O वीक लिगेंड है, इसीलिए पहले नीचे में 3 इलेक्ट्रॉन भराएगा कंप्लीटली, एक एक ठो, फिर उसके बाद वो ऊपर में भराएगा। फिर इसके बाद जब हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए और उसमें कितना एनर्जी का, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है डेल, तो हम लोग उतना ही एनर्जी देंगे। तो फिर इसमें का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो ये रहा ऊपर गया है। तो फिर अब हम लोग इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, तो ये पहले वाले का यहाँ निकाला हुआ है, ये देखिए S1 = n+1। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, ये रहा 5 लिखा हुआ है, +1, 5 + 1 हो गया 6। अब इसका भी हम लोग, अगर इसका ये वाले का भी हम लोग निकालेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना तो है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 + 1 = 4। तो 6 और 4, पहले 6 था फिर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब दिए तो वो 4 हो गया है, मतलब कि इसमें इसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंजेस आया है। तो चेंजेस आया है तो इसीलिए हम लोग इसको फॉरबिडन कहेंगे। कितना का चेंजेस आया है, -2 का। यही तो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 0 आया, del S = अगर del S = अगर 0 आ रहा है तो ये हो गया अलाउड, और अगर del S = 0 नहीं आया तो ये हो गया फॉरबिडन। अब उसके बाद हम लोग दूसरा हम लोग का है टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग J बोलते हैं। तो ये इसके लिए कैसे निकालेंगे J हम लोग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर del J का वैल्यू 0 और ±1 हुआ तो वो अलाउड कहलाएगा, और del J का वैल्यू 0 और ±1 नहीं आया तो फिर वो फॉरबिडन कहलाता है। तो और del J का वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, L + S से लेके L -
एस तक लेते हैं। तो इसको हम लोग को निकालने के लिए कैसे करना पड़ता है, पहले टर्म सिंबल निकालना पड़ेगा। ये देखिए टर्म सिंबल, ये 2s, इसको 2s क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और l एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, j ऑर्बिटल एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम है। वेयर ये s है, s क्या है, स्पिन वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो p2 इन टर्म सिंबल, तो यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो p में कितने, ये p में 3 ऑर्बिटल रहते हैं, 1 2 3, ठीक। और इसमें ये px कहलाता है, py और pz, और इसमें m का वैल्यू क्या होता है, +1, ये होता है +1, ये 0 और ये -1। तो इसके बाद हम लोग ये निकालेंगे 2s + 1, तो s का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, और s क्या था हम लोगों का, ये स्पिन वैल्यू था। टू एस प्लस वन, तो ये 2 का 2 लिख दिए, इंटू s, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये होता है प्लस हाफ, और ये है +½ और ये वाला भी है +½ इन दोनों का जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे 2 × 1 + 1 = हो गया 3। और l का वैल्यू निकालने के लिए यहीं पे ये हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था और इसमें, तो इन दोनों को ही हम लोग सम करेंगे, सिर्फ x, px और py का, तो 1 + 1 और ये 0, तो हो जाता है हम लोग का 1। फिर उसके बाद है, इफ़ ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फिल्ड देन वी कंसीडर स्मॉल j वैल्यू। अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहता है तो हम लोग स्मॉलेस्ट j वैल्यू को लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों का p में कितना था, p में सिर्फ हम लोगों का 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, तो ये हाफ फिल्ड से भी कम है, इसलिए हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट j का वैल्यू लेंगे। तो ये j = l + s ... l - s हो गया, ठीक। तो यहाँ l का वैल्यू क्या है, यहाँ 1, तो यहाँ 1 लिखे, प्लस s का वैल्यू हो गया है, s का वैल्यू 1, यहाँ पे s का वैल्यू इस वाले s को लिया गया है, ये जो 2s के साथ है उस s को यहाँ पे उस s का वैल्यू लिया गया है, ये 1। फिर ये 1 - 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ... 1, ये 0, तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 0, इसलिए हम लोग इसमें 0 लेंगे। तो ये हम लोगों का अलाउड में कहलाएगा, क्योंकि अगर डेल जे का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि अगर डेल जे का वैल्यू 0 आया या फिर +-1 आया तो हम लोग उसको अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे, और अगर डेल जे का वैल्यू 0 और +1 नहीं आया तो हम लोग फॉरबिडन कहेंगे। और हम लोगों का यहाँ पे क्या आया है नीचे में, ये जे का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों का 0 आया है, तो ये हो गया अलाउड ट्रांजिशन। फिर और हम लोगों का दूसरा नेक्स्ट है सिमेट्री सिलेक्शन रूल। Symmetry selection rule. According to symmetry selection rule, those electronic transition which are occur from zerate to unzerate and unzerate to zerate being allowed, मतलब कि ऐसा ट्रांजिशन जिसमें कि जीरेट से अनजीरेट हो या अनजीरेट से जीरेट हो, उसको हम लोग अलाउड कहेंगे, जबकि जीरेट से जीरेट या अनजीरेट से अनजीरेट को हम लोग फॉरबिडन ट्रांजिशन कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जीरेट है, ये अनजीरेट है, यहाँ पे जीरेट से अनजीरेट गया, ये अनजीरेट है, ये जीरेट, यहाँ अनजीरेट से जीरेट में गया, तो ये अलाउड हो गया, अलाउड ट्रांजिशन।
जबकि जीरेट से जीरेट में अगर ट्रांजिशन हो रहा है या फिर अनजीरेट से अनजीरेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो हम लोग इसको फॉरबिडन कहेंगे, फॉरबिडन। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ सिलेक्शन रूल देखेंगे। पहला है सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि molecules gives rotational spectrum only if there has a permanent dipole moment, मतलब कि मॉलिक्यूल तभी रोटेशनल स्पेक्ट्रम देगा जब उसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। अगर उसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं हुआ तो वो हम लोगों को रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देगा। तो इसके लिए ये है डेल जे इक्वल टू क्या होता है, +-1, यहाँ +-1 होगा, नीचे माइनस छूट गया है। डेल जी इक्वल टू +-1 होगा। ये +1 होगा मतलब कि अब्जॉर्प्शन हो रहा है, -1 मतलब कि इमिशन हो रहा है। मॉलिक्यूल कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स रोटेशन क्वांटम नंबर बाय 1। इसमें कोई सा भी मॉलिक्यूल केवल 1 नंबर से ही इंक्रीज होगा, मतलब कि 1 नंबर से ही बस ट्रांजिशन होगा, 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में। ऐसे नहीं होगा कि मतलब कि यहाँ से 1 से डायरेक्ट ऊपर चला गया, एक एनर्जी लेवल ही ये बस जाता है। यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं 0 से 1 जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। इसमें ऐसे कभी नहीं होगा कि ये 0 से डायरेक्ट 4 चला गया, ये फॉरबिडन हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट लेवल डेल ई जे +1 और -E जे इक्वल टू 2b, मतलब कि ये जो एनर्जी दो एनर्जी लेवल के बीच में, ये 2 एनर्जी लेवल है, उसके बीच का डिस्टेंस 2b होता है। जहाँ पे b क्या होता है, b कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेक्ट्रल B can be obtained from the spacing between rotational line in spectral molecule। इस तरीके से हम लोग B का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दूसरा है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल मस्ट हैव डायनामिक डाइपोल मूवमेंट। मॉलिक्यूल के पास डायनामिक डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, मतलब कि चेंज इन डाइपोल मूवमेंट इज मस्ट। इसमें क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए क्या होता है, डेल वी का वैल्यू हो जाता है +-1। अगर +-1 हुआ तो ये अलाउड हो गया। और फिर एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए क्या होता है, एन हार्मोनिक के लिए होता है, यहाँ डेल होगा, डेल वी इक्वल टू होता है +-1, +-2 एंड सो ऑन। मतलब कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डेल वी का वैल्यू +-1 होता है, जबकि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डेल वी का वैल्यू +-1, 2, 3 ऐसे ही कंटिन्यू होते रहता है। तो जो हम लोगों का वो होता है ट्रांजिशन, अगर 0 से 1 होता है तो हम लोग उसको फंडामेंटल ट्रांजिशन कहते हैं। अगर 0 से 2 हुआ तो हम लोग उसको फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, और 0 से 3 हुआ तो उसको हम लोग सेकेंड ओवरटोन कहते हैं। फिर थर्ड है हम लोगों का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ए मोलिक्यूल वाइब्रेशन इज आईआर एक्टिव ओनली इफ इट काउज ए चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, मतलब कि कोई सा भी मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव तभी होगा जब उसमें डाइपोल मूवमेंट में चेंजेस आए, जो कि ये होगा d म्यू इक्वल टू बाई d क्यू इक्वल टू c, वेयर
म्यू क्या है, जहाँ पे म्यू क्या है डाइपोल मोमेंट है और क्यू क्या है वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट होता है। इसमें डेल वी का वैल्यू क्या होगा, इसमें डेल वी का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, यहाँ माइनस भी होगा। इसमें डेल वी का वैल्यू होता है प्लस माइनस 1 और वी क्या है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। द मोस्ट कॉमन एंड इंटेंस ट्रांजिशन इज फ्रॉम v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1। मतलब कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को इंटेंस ट्रांजिशन कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जब ट्रांजिशन 0 से 1 होगा, उसको हम लोग फंडामेंटल वाइब्रेशन भी कहते हैं। और ट्रांजिशन लाइक डेल वी इक्वल टू +2 +3 ये सब को वीक, हम लोग इसको वीक ट्रांजिशन कहेंगे। हम लोगों का चौथा है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन रमन डेल वी के वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये होता है, यहाँ माइनस छूट गया है। और सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन, अगर वाइब्रेशनल रमन रहा तो डेल वी का वैल्यू प्लस माइनस 1 रहेगा, और रोटेशनल रमन हुआ तो डेल जे का वैल्यू 0 से लेके 0 और प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है, जहाँ वेयर एच क्या है, एच डाइपोल मूवमेंट है और क्यू है वाइब्रेशनल वेयर एच डाइपोल मूवमेंट, सॉरी यहाँ एच नहीं होगा, ये म्यू होगा। वेयर म्यू क्या है डाइपोल मूवमेंट है और ये क्यू स्मॉल क्यू वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट जो हम लोग यहाँ ऊपर में लिखे हैं, यही इसी को बताया जा रहा है, यही वाले को। अगर v का वैल्यू प्लस माइनस 1 हुआ तो वही अलाउड है, अलाउड के लिए बताया जा रहा है। v इक्वल टू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर द मोस्ट कॉमन एंड इंटेंस, यही वो सेम PDF ये दोबारा रिपीट हो गया है लग रहा है। तो यही रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इतना ही है कि अगर उसका वाइब्रेटिंग रमन के लिए डेल वी का वैल्यू होगा प्लस माइनस 1 और डेल जी का वैल्यू होगा 0 और प्लस माइनस 2। ठीक है, ये वाइब्रेटिंग रमन का और ये रोटेशनल रमन का। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। Intensity of spectral line refers to the brightness or strength of the line in spectrum। मतलब कि हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि कोई भी स्पेक्ट्रम का जो लाइन बन रहा है वो कितना ब्राइट बन रहा है और उसमें कितना स्ट्रेंथ है। It represent the amount of energy emitted or absorbed per unit line at a particular wavelength। मतलब कि कितने वेवलेंथ में हम लोग कितना एनर्जी इमिट हो रहा है या फिर अब्जॉर्ब्ड हो रहा है, ये हम लोगों को पता चलता है। यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाए हैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ का। तो हम लोग जो ये इंटेंसिटी है इधर और ये वेवलेंथ, तो इसमें जो हम लोगों का ये बन रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक गया है, मतलब कि यहाँ पे ये सबसे इंटेंस पीक बना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब हुआ है या फिर इमिट हुआ है बोल सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स ऑन, स्पेक्ट्रल लाइन का जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स ऑन, जो हम लोगों का स्पेक्ट्रल लाइन का इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करता है। पहला ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, दूसरा क्या है पॉपुलेशन, और तीसरा है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सेकेंड, और तीसरा है
पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, ये पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, ठीक है, एक एक करके हम लोग जानते हैं। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, द लाइक्लीहुड ऑफ ए सिस्टम इन वन स्टेट, द लाइक्लीहुड ऑफ ए सिस्टम इन वन स्टेट चेंजिंग टू अनदर स्टेट, मतलब कि ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बताता है कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन का कितना पॉसिबिलिटी होता है। इट डिपेंड्स अपॉन सिलेक्शन रूल, ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होता है वो सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करता है। इट टेल्स ट्रांजिशन इज अलाउड और फॉरबिडन, जो हम लोगों का सिलेक्शन रूल रहता है वो बताता है कि कोई सा ट्रांजिशन अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा। Transition probability is probability that an atom or molecule will undergo a transition between two energy level, वही ऊपर में जो हम लोग यहाँ पे पढ़े वही वाले को बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल के प्रोबेबिलिटी को बताता है कि वो दो एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन कैसे करेगा। और फिर अगर हायर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगा तो फिर क्या होगा, ग्रेटर चांस ऑफ इमिशन या फिर अब्जॉर्प्शन, और फिर उससे हम लोगों को इंटेंस या फिर स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। दूसरा है हम लोगों का पॉपुलेशन स्टेट, मतलब कि द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इनिशियली इन द स्टेट फ्रॉम विच द ट्रांजिशन occurred, the number of atom or molecule initially in a state from which transition occurred, मतलब कि ट्रांजिशन हम लोगों का कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा वहाँ से वो ट्रांजिशन होना शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन population depends on according to Boltzmann distribution population depends on temperature, मतलब कि जो पॉपुलेशन रहता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। इसमें इसका फॉर्मूला है n upper by n lower equal to exp delta E by KT, where n upper, जहाँ पे n upper क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इन अपर एनर्जी लेवल, और स्टेट मतलब कि अपर एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल है वो बताया रहा है, और n लोअर का है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इन लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बता रहा है। और ये डेल ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई अपर और ई लोअर, ये ई एनर्जी है, और ये जो टी कैपिटल ई है वो क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, और कैपिटल के क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका वैल्यू ये दिया गया है। द मोस्ट इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन विल अराइज फ्रॉम द लेवल विच इनिशियली हैज़ ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, मतलब कि इसका अगर हम लोग पूरा देखें कि इसमें क्या बोला गया है, तो वो ये बोल रहा है कि जो हम लोगों का जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा वहीं पे हम लोगों का वहीं से सबसे इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा, ये बोल रहा है। द मोस्ट इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन विल अराइज फ्रॉम द लेवल विच इनिशियली हैज़ ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा वहीं पे सबसे इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन बनेगा। और थर्ड है हम लोगों का पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट गिव राइज टू स्पेक्ट्रम, मतलब कि कितना अमाउंट में मटेरियल प्रेजेंट रहता है वही हम लोगों को स्पेक्ट्रम देता है। द डिस्टेंस द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द अब्जॉर्बिंग और इमिटिंग मीडियम, वही अगर पाथ लेंथ ज़्यादा रहेगा तो फिर वो मोर एटम और मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ लाइट,
पाथ लेंथ ज़्यादा मतलब कि जो वो मॉलिक्यूल है या फिर एटम है वो लाइट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट किया है, जिससे हम लोगों को हाई इंटेंसिटी मिलेगा। इसको हम लोग लैम्बर्ट-बीयर लॉ के थ्रू समझ सकते हैं। लैम्बर्ट-बीयर लॉ क्या कहता है? लैम्बर्ट-बीयर लॉ ये कहता है कि अब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सैंपल एंड पाथ लेंथ, मतलब कि जो अब्जॉर्बेंस रहता है वो क्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल और पाथ लेंथ के। मतलब कि अगर अब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रहा है मतलब कि कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और पाथ लेंथ भी ज़्यादा हुआ है। अगर अब्जॉर्बेंस कम हुआ है तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल भी कम है और उसका पाथ लेंथ। ठीक, तो मान लेते हैं ये कुछ इसमें मॉलिक्यूल या फिर एटम्स हैं। इसमें मॉलिक्यूल या एटम है, इसका ये पाथ लेंथ क्या है? L। इसमें हम लोग इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं तो फिर ये ट्रांसमिटेड लाइट इधर से निकल रहा है। इंसिडेंट लाइट क्या है? I0 और जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो I है। तो फिर ये A क्या है? यहाँ पे जो A दिया है ये अब्जॉर्बेंस है, A इक्वल टू log I0 बाई I इक्वल टू ECL, वेयर C क्या है? यहाँ पे C क्या है? कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, और ये L क्या है? पाथ लेंथ, और ये E है वो है मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट। मतलब ये तो वही अगर हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जानना चाहें तो फिर ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है हम लोगों को बताता है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा और कौन सा नहीं होगा। ये मतलब ये सिलेक्शन रूल के ऊपर डिपेंड रहता है। और जो दूसरा है हम लोगों का पॉपुलेशन स्टेट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे सबसे इंटेंस हम लोगों का स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। और दूसरा लास्ट है पाथ लेंथ ऑफ सैंपल, मतलब कि अगर पाथ लेंथ ज़्यादा हुआ तो फिर वो ज़्यादा मतलब अगर पाथ लेंथ ज़्यादा हुआ तो फिर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेगा सबसे जहाँ पाथ लेंथ मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पाथ लेंथ ज़्यादा हुआ तो फिर वो मॉलिक्यूल लाइट के साथ उतना ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, जिससे हम लोगों को उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। थैंक यू मेरे को इतना सुनने के लिए।